पाकिस्तान पहुंच गया है, मैं आपको यहां लिख के देता हूं कि जब तक अब एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली नहीं आती, जिस तरह आप गवर्नेंस चला रहे हैं, मुल्क को ये बचा ही नहीं सकते, मुल्क के मसले हल ही नहीं कर सकते, पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते, अपने खर्चे नहीं दे सकते। उस मसाइल का हल आपके पास क्या है, मैं उस पर आता हूं, बट थोड़ा सा मैं नवाज शरीफ साहब पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। जब आप कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी ना हो, इनकी अपनी एक दूसरे की करप्शन प्रोटेक्ट हो, नवाज शरीफ साहब पर तनकीद क्योंकि आपने ज्यादा की है, डेविल्स एडवोकेट का जरा मुझे किरदार अदा कर लेते हैं। ये वो नवाज शरीफ साहब है जिन्होंने पंजाब हुकूमत की परवाह की नहीं जब जुडिशरी का मसला आ रहा था, निकले सड़क पर, अदलिया को बहाल कराया। आजकल भी अगर अदलिया पर हमला हुआ था जब जजिस तकरूरी का मसला था साकिब निसार वाला, उसमें भी उन्होंने अपने आप को बड़ा असर्ट किया। तो नवाज शरीफ साहब सामने हमें नजर तो आते हैं जब भी कोई ऐसा क्रिटिकल इशू आता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं हर उस पर तनकीद कर रहा हूं जो कि करप्शन में मुलव्वस है, जिन्होंने अपने लीडर्स ने पैसे बाहर रखे हुए हैं। सवाल तो पहले ये पूछें, शाहजेब आपको सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहिए कि आप क्यों बाहर पैसे रख रहे हैं? क्या आपको जरूरत क्या बाहर पैसे या प्रॉपर्टीज बाहर रखने की? और पॉलिटिक्स आप लीडर पाकिस्तान के बने हुए हैं, पैसा बाहर रखा हुआ, ये क्यों सवाल जरूरी है? क्योंकि आपने पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने हैं, लेकिन आप खुद एक पैराशूट लेके बैठे हुए हैं कि जब ये किश्ती डूबेगी तो ये पैराशूट बाहर, ये इन्हें डूबने दें और लंदन में जाके अपने महलों में रहना शुरू कर देंगे। ये बड़ा जरूरी सवाल है। और फिर पैसा आया किधर से? क्यों नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया? कितना टैक्स? 5,000 रुपया नवाज शरीफ ने टैक्स दिया। मेरी तनकीद इन सब पे है। और मैं अब आपको बताऊं कि ये जो आपने बात की नवाज शरीफ ने, जो पंजाब गवर्नमेंट की इशू था, याद रखें कि पंजाब गवर्नमेंट जो थी, नवाज शरीफ ने जब उसके अंदर जब उन्होंने लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि उनको पंजाब गवर्नमेंट से फारग कर दिया गया था। और फिर जो गुजरांवाला से वापस गए, शायद उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पंजाब गवर्नमेंट की बहाल की गई। अगर वो फिर से इलेक्शन करवा देते तो 2 टाइम उस वक्त ये कानून नहीं था, 2-3 दफा नहीं बन सकते थे। इतना नेगेटिव होने की वजह क्या है? क्योंकि एक अरसे तक आप क्रेडिट देते रहे नवाज शरीफ साहब को। ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि जी पंजाब हुकूमत का मसला था या पंजाब हुकूमत इसलिए वो वापस चले गए, ये कब से डेवलप किया आपने? ये नेगेटिव नहीं थी। देखिए, उस वक्त नवाज शरीफ का एक रोल पॉजिटिव था। नवाज शरीफ को आपको पता है, मैं पहले इनके ऊपर तनकीद किया करता था, क्योंकि तनकीद तो इनके ऊपर थी करप्शन की शुरू से ही। इनके ऊपर भी केसेस थे, जरदारी पे भी केसेस थे, और अक्रॉस द बोर्ड करप्शन के खिलाफ मैं पहले दिन से हूं। लेकिन इनका जो रोल था जुडिशरी के लिए, उसके साथ हम चले। हमने इनको अप्रिशिएट किया। हम समझते थे कि बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। मेरी असल में तनकीद कब शुरू हुई है? मेरी तनकीद शुरू हुई 18वीं तरमीम में। सारी स्ट्रगल, हम जुडिशरी की पूरी एक मूवमेंट चली, उसका सबसे बड़ा फायदा नवाज शरीफ ने उठाया। वोट्स मिले इनको, सारे सबके वोट्स मिले। लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया है कि पहले तो जुडिशल कमीशन, जो जजेस की सिलेक्शन है, उसके अंदर इन्होंने डाल दिए हैं सियासतदान। ये किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं होता, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। देखिए ना, चेक और बैलेंसेस होती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ये जमहूरियत का बेसिस है। अदलिया का अपना रोल है, पार्लियामेंट का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, प्रेसिडेंट का अपना रोल है। ये सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक और बैलेंसेस है। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट्री कमेटी को इन्होंने पावर दे दी है, किसी जज को भी ये वीटो कर सकते हैं। और इन्होंने तासुर ये दिया सबने, इनके नवाज शरीफ के लोगों ने, कि जी ये वो सेनेट के अंदर, सेनेट की ओवरसाइट होती है जजेस के ऊपर भी, अमेरिका में। लेकिन सेनेट की ओवरसाइट तो हर बड़े ओहदे के ऊपर होती है। सेनेट की ओवरसाइट तो ये जो जिस तरह इन्होंने स्टील मिल के ऊपर ये इस गवर्नमेंट ने अपना आदमी रख के जो लूटा स्टील मिल को, असल तो अगर इन्होंने ओवरसाइट पार्लियामेंट की रखनी थी तो हर हेड, पीआईए का हेड, स्टील मिल का हेड, वपडा का हेड, इन सबकी ये ओवरसाइट रखती पार्लियामेंट। पहले पूरी बात मैं सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, पहले मैं बात पूरी कर दूं। देखें, लेकिन इन्होंने उनका तो किसी को ओवरसाइट रखी नहीं, सिर्फ जजेस के ऊपर रख दिया। अब जजेस का इशू ही नहीं था 17th अमेंडमेंट में, इनका मैंडेट ही नहीं था। 17th अमेंडमेंट एक डिक्टेटर की थी, वो खत्म कर देते। जजेस को क्यों बीच में लेके आए और उनकी सिलेक्शन क्यों लेके आए? और मैं आपको बताता हूं। अब ये जो इन्होंने कहा ना कि सेनेट का है, ना सेनेट और ना कांग्रेस से एग्जीक्यूटिव की सिलेक्शन होती है, ना कोई मिनिस्टर सेनेट से आता है, ना कोई कांग्रेस से आता है। प्रेसिडेंट ना सेनेट से आता है, ना कांग्रेस से आता है। तो वो तो इनकी कांग्रेस और सेनेट वैसे ही चेक है प्रेसिडेंट के ऊपर।
यहां प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट से आता है और वजीर भी पार्लियामेंट से आते हैं, और वही पार्लियामेंट वीटो पावर रख रही है जजेस के ऊपर। इसका मतलब इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कमर में चाकू मारा है। मुझे ये गुस्सा है। आप जब बात करते हैं ना शाहजेब कि क्यों तनकीद तब से शुरू हुई। अच्छा, इस पर 2-3 सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के बड़े मसले करप्शन के हैं, अगर आपने करना था तो आप मिनिस्ट्रियां भी पार्लियामेंट्री हियरिंग के थ्रू लाते, और ये जो मुख्तलिफ पोजीशंस है तो उसका जवाब ये है। मिनिस्ट्री नहीं, उसका जवाब ये है जो बड़े बड़े इदारे 250 अरब रुपए का इस गरीब कौम का नुकसान कर रहे हैं हर साल, उसका जवाब उसका जवाब ये देते हैं कि जी एक इर्तिकाई अमल है, हमने जो है इब्तिदा कर दी है, और इब्तिदा इसलिए कर दी है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हिस्सा थी। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें होंगी, क्योंकि जुडिशरी आज से पहले हर डिक्टेटर को सपोर्ट करती रही है, इसलिए हमने इस किस्म की चीजें डाल दी हैं कि पार्लियामेंट का भी हिस्सा का भी किरदार होना चाहिए जजिस की सिलेक्शन में। शाहजेब, लोगों को पागल बनाने की कोई कोशिश ना करे। पहले तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मजाक तो उसी दिन खत्म हो गया था जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रहे थे, और उनमें से एक पार्टी डिक्टेटर से डील्स कर रही थी। ये जो एनआरओ की डील थी उसी दिन खत्म हो गया था। एनआरओ क्या थी? पीपल्स पार्टी और एक डिक्टेटर के साथ डील थी, उसी दिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो खत्म हो गया। इनकी पहले ये थी कि कोई पार्टी मिलिट्री डिक्टेटर से बात नहीं करेगी। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हमें लारे ना दें, हमें पागल ना बनाएं। असल इशू ये है कि इस कौम ने सड़कों पर निकल के पहली दफा पाकिस्तान में उम्मीद दी, एक आजाद अदलिया कायम की, 2 दफा सड़क पर निकल के, और उसके बाद वो पॉलिटिशियंस जो सारी जिंदगी कहते रहे कि जनाब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ये जजेस ने हमें मरवाया और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ने डिक्टेटर को आने दिया, वही पॉलिटिशियंस ने उसी आजाद अदलिया के हाथ बांध दिए। मैं इसके खिलाफ हूं, और अब मैं आपसे आगे बात करता हूं क्यों ये खतरनाक है। आज केसेस नवाज शरीफ के ऊपर भी हैं, आसिफ जरदारी पे भी। 4 मेंबर हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में ऑपोजिशन के, 4 गवर्नमेंट के, 8 मेंबर दोनों बैठे, दोनों ऊपर के केसेस हैं। किसी जज को भी आने से रोक देंगे। 8 में से 6 अगर हो जाए। नहीं, किसी जज को भी रोक सकते हैं। अच्छा, और उसके अंदर कौन बैठे हुए पार्लियामेंट में जो जजेस सिलेक्ट करेंगे या जजेस के ऊपर फैसला करेंगे? जाली डिग्री वाले, टैक्स चोर। आपने गोशवारे देखे हैं लोगों के, ये जो इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं करे टैक्स बचाने के लिए, इनमें करप्ट अनासर बैठे हुए हैं। क्या ये फैसला करेंगे जुडिशरी के ऊपर? सही है। खान साहब, काफी सारी चीजों पे मुझे आना है कि आप क्या करेंगे। 1-2 सवाल और करना चाह रहा हूं। क्या आपको अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी अनपॉपुलर हो गई है और जरदारी साहब कितने अनपॉपुलर हैं? नवाज शरीफ साहब आमतौर पर नजर आता है कि जी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। जब आप उनको डायरेक्ट अटैक करते हैं तो क्या एक पॉलिटिकल मूव है उनको भी अनपॉपुलर करने की और पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने की अगले इलेक्शन में? मुझे नवाज शरीफ को इसलिए बिल्कुल कोई जरूरत नहीं अटैक करने की, उनको अनपॉपुलर बनाने के लिए। वो खुद ही अपने आप को अनपॉपुलर बना रहे हैं। ये आपने महसूस किया भी अपने जलसों में जो आपने पंजाब में किए हैं? मैं महसूस इसलिए किया है कि लोगों के देखे ना, मैंने जमहूरियत पेट पे तो नहीं डाली ना। जमहूरियत का मैं आज पाकिस्तानी अवाम में मुझे फायदा होना चाहिए। आज मुझे बताएं कि इनके पास पंजाब की गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पंजाब की गवर्नमेंट बनाई हुई है। ऊपर से सेंटर में फ्रेंडली ऑपोजिशन है, बिल्कुल फजल रहमान वाला हाल है, लेकिन फजल रहमान ने इनसे बेहतर ऑपोजिशन का रोल अदा किया था। माजरत के साथ 17वीं तरमीम को बाकायदा तौर पर इंडेमनिटी दिलाई थी 17वीं तरमीम से मुशर्रफ के। लेकिन जो फजल रहमान ऑपोजिशन करते थे वो जो ऑपोजिशन थी इससे ज्यादा बेहतर थी। ये लास्ट क्वेश्चन नवाज शरीफ साहब, 1997 में जब नवाज शरीफ साहब ने आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रोग्राम बनाया तो टास्क दिया था मुशाहिद हुसैन साहब को और परवेज रशीद को। ये फिर भले लोग थे जब आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। आजकल आप हमले कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने ये टास्क दे दिया आबिद शेर अली, ख्वाजा साद रफीक और हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को, तो फिर आपका क्या हो? देखिए, 97 में पार्टी की उम्र 5 महीने थी। इस बारी जो पार्टी है वो 14 साल पुरानी है, और 97 में हम तो बिल्कुल नहाते थे इनके सामने, हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं थे। इस बारी इंशाल्लाह मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। वो कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, हमने नवाज शरीफ की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी या इनकी क़यादत की। हम इनके सामने फैक्ट्स पेश करेंगे कि कैसे इन्होंने मिलके इस मुल्क को बर्बाद किया है करप्शन के जरिए। ठीक है साहब, 13-14 बरस हो गया। मुझे अब आपकी सियासत पे बात करनी है। एक बात बताइए, आप हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड से क्यों सियासत करना चाहते हैं? अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान की सियासत में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए सियासत को साफ करने से ज्यादा खुद को कुछ गंदा करना पड़ता है? नवाज शरीफ साहब हाई मॉरल ग्राउंड से सियासत करना चाह रहे थे, मगर फिर जाली डिग्री होल्डर भी निकले, PMLQ का फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाया,
फिर कुछ जाली डिग्री होल्डर को वापस उन्होंने टिकट दिया, आजकल मुशर्रफ के जो दौर के लोग थे उनको भी जगह दे रहे हैं। हाई मॉरल ग्राउंड से सियासत पॉसिबल है नहीं पाकिस्तान में। 14 बरस हो गया, मुझे अब आपकी सियासत पे बात करनी है। एक बात बताइए, आप हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड से क्यों सियासत करना चाहते हैं? अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान की सियासत में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए सियासत को साफ करने से ज्यादा खुद को कुछ गंदा करना पड़ता है? नवाज शरीफ साहब हाई मॉरल ग्राउंड से सियासत करना चाह रहे थे, मगर फिर जाली डिग्री होल्डर भी निकले, पीएमएलक्यू का फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाया, फिर कुछ जाली डिग्री होल्डर को वापस उन्होंने टिकट दिया, आजकल मुशर्रफ के जो दौर के लोग थे उनको भी जगह दे रहे हैं। हाई मॉरल ग्राउंड से सियासत पॉसिबल है नहीं पाकिस्तान में। और अब सारे लाहौर के अंदर हल्का 160 में इलेक्शन हो रहा है, उनको लाहौर में कोई नहीं मिला सिवाय 5 जमातें पास और कब्जा ग्रुप।